नमस्कार। आज पढ़ते हैं पीवी शैली की बहुत खूबसूरत पोएम हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। हिम आप जानते हैं भजन होते हैं, मीन्स रिलीजियस सॉन्ग्स, वो पोएम्स जिनमें किसी की आराधना की जाती है, किसी की पूजा की जाती है, सम गॉड और गॉडेस इज वर्शिप्ड। यहाँ शैली ने इस पोएम में इंटेलेक्चुअल ब्यूटी के लिए हिम वर्ड का यूज़ किया, यानी कि एक तरीके से जो बौद्धिक खूबसूरती है उसकी पूजा की है शैली ने। जो फिज़िकल ब्यूटी है यानी शारीरिक सौंदर्य वो हमको दिखता है, आँखों से दिखता है, लेकिन और वो आकर्षित भी बहुत करता है। यानी जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो तो फिज़िकल ब्यूटी का ही होता है। सामने से कोई खूबसूरत व्यक्ति आता है तो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसके फीचर्स हमें अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन उसकी एक कमी ये है कि वो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाती है, ढल जाती है। वो खूबसूरती कुछ दिन के लिए ही होती है, ट्रांजिएंट होती है। वो इमॉर्टल नहीं होती, वो शाश्वत नहीं होती, वो परपेचुअल नहीं होती। उसके एकदम उलट होती है इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जिसके पास है वो उसे कोई छीन नहीं सकता, उसको वक्त उस बर्बाद नहीं कर सकता, वो ढलती नहीं है समय के साथ। तो एक मायने में जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है वो फिज़िकल ब्यूटी से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है। और ऐसा ही कुछ भाव यहाँ पर अभिव्यक्त किया है पीवी शैली ने। चलिए देखते हैं। द ऑफुल शेडो ऑफ सम अनसीन पार। द ऑफुल मतलब गज़ब की, जिसको आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो फीलिंग होती है ऑफुल। कोई चीज़ इतनी अच्छी होती है कि आप उसके लिए शब्द नहीं तलाश कर पाते, तो आप कहते हैं ऑफुल। तो ऑफुल शेडो मतलब बहुत ही आदरयुक्त, बहुत ही खूबसूरत परछाई। ऑफ सम अनसीन पार, किस चीज़ की? सम किसी, अनसीन अनदेखी, पार होती है शक्ति, किसी अनदेखी शक्ति की खूबसूरत परछाई। देखिए पार का पी कैपिटल है, तो यहाँ पावर को एक तरीके से पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि जो परछाई होती है किसी सॉलिड चीज़ की होती है। यानी जैसे हम इंसान हैं, हमारी परछाई होती है, तो जो सॉलिड चीज़ें हैं उनकी परछाई होती है, इसलिए उसने पावर को पर्सोनिफाई किया। ऑफ सम अनसीन पावर, किसी अनदेखी शक्ति की परछाई। ये किसको बोला? इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को, बौद्धिक खूबसूरती को। फ्लोट्स दो अनसीन, फ्लोट्स मीन्स तैरती है, दो यद्यपि, अनसीन अनदेखी, अमंग अस हमारे बीच। तो ये जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है हमारे बीच तैरती है, हमारे बीच रहती है, हमारे बीच व्याप्त है, पूरे संसार में व्याप्त है, लेकिन अनसीन है, हमको दिखाई नहीं देती है। अमंग अस हमारे बीच रहती है। इट्स ऑलवेज देयर amid us, but it's never seen, it's never visible. Visiting this various world with as inconstant wing. Visiting means आती है, this various world, various means विविधताओं से भरा हुआ, full of variety. वर्ल्ड संसार, इस विविधता से भरे हुए संसार में आती है। विद एज इनकॉन्स्टेंट विंग, विद मीन्स साथ, किसके साथ? एज इनकॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या होता है? जो हमेशा एक जैसा बना रहता है, और इनकॉन्स्टेंट वो होता है जो हमेशा एक जैसा नहीं होता, यानी कि चेंज जिसमें आता रहता है, अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। विंग पंख, तो मतलब कब आएगी कब जाएगी इसका कोई
निश्चय नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। विजिटिंग दिस वेरियस वर्ल्ड विद एज इनकॉन्स्टेंट विंग एज समर विंड्स। कैसे वो इनकॉन्स्टेंट है, किसकी तरह अनसर्टेन है, किसकी तरह अनिश्चित है? एज समर विंड्स, जैसे कि गर्मी की हवाएं होती हैं। देखिए ये एज यूज हुआ है, सिमिली है, और इसमें ढेर सारी सिमिलीज आपको पूरे स्टेंजा में मिलेंगी। एज समर विंड्स, जैसे कि गर्मी की हवाएं होती हैं। दैट क्रीप, जो कि क्रीप मतलब होता है गो स्लोली, यानी धीरे धीरे घुस जाती हैं, चुपके से घुस जाती हैं। फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, एक फूल से दूसरे फूल की ओर। और समर विंड्स, मैंने आपको कई बार बताया है कि यूरोप में जो समर सीज़न है वो बहुत सुंदर माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत प्लीजेंट माना जाता है। हमारे यूपी के जैसी गर्मी नहीं पड़ती यूरोप में, वहाँ गर्मी का मौसम बड़ा सुहावना होता है। लाइक मून बीम्स दैट बिहाइंड सम पाइनी माउंटेन शावर। अब पहले कंपैरिजन की इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की समर विंड से, और देखिए फिर से एक सिमिली है, लाइक मून बीम्स, यानी चंद्रमा की किरणों की तरह। बीम्स होती हैं किरणें, रेज, मून रेज, तो चंद्रमा की किरणों की तरह। दैट, जो कि, बिहाइंड मीन्स पीछे, सम पाइनी माउंटेन, सम किसी, पाइनी यानी जो पाइन ट्रीज से भरा हुआ है, पाइन के पेड़ों से भरा हुआ है, माउंटेन पहाड़, शावर मीन्स बौछार करती हैं, यानी जो चंद्रमा की किरणें हैं जैसे किसी पाइन ट्रीज से भरे हुए पहाड़ के पीछे बौछार कर रही हों। इट विजिट्स विद इनकॉन्स्टेंट ग्लांस। इट किसके लिए आया? इंटेलेक्चुअल ब्यूटी के लिए। ये विजिट करती है यानी आती है विद इनकॉन्स्टेंट ग्लांस। फिर से इनकॉन्स्टेंट आया, पहले भी इनकॉन्स्टेंट आया है, यानी अनसर्टेन, अनिश्चित। ग्लांस होती है झलक, दृष्टि, अनिश्चित दृष्टि के साथ। ईच ह्यूमन हार्ट एंड काउंटेनेंस, ईच मीन्स प्रत्येक, ह्यूमन हार्ट इंसानी दिल, एंड काउंटेनेंस और इंसानी चेहरा, इंसानों के हृदय और इंसानों के चेहरों को ये विजिट करती है, आती है। फिर से एक सिमिली देखिए, लाइक ह्यूज, ह्यूज होते हैं कलर्स, लाइक कलर्स यानी रंगों की तरह। एंड हारमोनीज, हारमोनीज होती हैं धुनें। ऑफ इवनिंग, शाम की, तो शाम के समय आप देखते हैं जब सनसेट होता है तो अलग अलग कलर्स की रोशनी होती है, और जितना भी वातावरण है वो अलग अलग रंगों से भर जाता है। साथ ही अलग अलग हारमोनीज होती हैं, धुनें होती हैं, आवाज़ें होती हैं, साउंड्स होती हैं। जैसे कि पक्षी अपने घरों को जा रहे होते हैं तो उनकी चर्पिंग वॉइस होती है, और जो जानवर हैं वो भी अपने घरों को जा रहे होते हैं तो उनके रवाने की आवाज़ होती है। जितने भी व्हीकल्स हैं वो भी घरों को जा रहे होते हैं, उनकी आवाज़ें होती हैं, इंसानों की आवाज़ें होती हैं। तो ये हारमोनीज ऑफ इवनिंग हैं, शाम की आवाज़ें, शाम की धुनें। लाइक क्लाउड्स इन स्टारलाइट वाइडली स्प्रेड, फिर से एक सिमिली, जैसे कि बादल, इन स्टारलाइट चंद्रमा की रोशनी में, वाइडली स्प्रेड पूरे में फैले हुए हों। लाइक मेमोरी, मेमोरी स्मृति, याद, ऑफ म्यूजिक उस संगीत की, फ्लेड जो कि जा चुका है, यानी वो म्यूजिक जो कि गायब हो चुका है उसकी स्मृति की तरह, उसकी याद की तरह। लाइक ऑट, ऑट होती है कोई चीज़, एनीथिंग, किसी ऐसी चीज़ की तरह। दैट जो कि, फॉर इट्स ग्रेस, ग्रेस शान होती है, सौम्यता होती है, शील होती है। तो फॉर इट्स ग्रेस यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि फॉर इट्स ग्रेस यानी अपनी शान के लिए, अपनी शील के लिए, अपनी सौम्यता के लिए, मे बी हो, डियर प्यारी, एंड येट डियरर
और भी ज़्यादा प्रिय फॉर इट्स मिस्ट्री, उसके रहस्य की वजह से। यानी जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है उसकी इतनी सारी कल्पनाएं की हैं कवि ने, इतनी सारी तुलनाएं की हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को एक्सप्रेस करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। उसकी तारीफ कैसे करे? इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, जो बौद्धिक खूबसूरती है, वो इतनी वैल्यूएबल है, इतनी ज़्यादा इनडेस्क्राइबेबल है कि कवि को उसकी तुलना करने के लिए, उसकी कंपैरिजन करने के लिए उपयुक्त चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो देखिए, इतनी सारी चीज़ों से उसने तुलना की इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की। देखिए कहाँ कहाँ समर विंड से उसने तुलना की, फिर मून बीम से उसने तुलना की, फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन काउंटिनेंस को विज़िट करती है, फिर कलर्स हैं शाम के, धुनें हैं शाम की, एक बादल है जो कि चंद्रमा की रोशनी में फैला हुआ है, फिर मेमोरी है उस म्यूज़िक की जो कि जा चुका है, और फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि अपनी ग्रेस की वजह से, अपनी शील की वजह से, अपनी शान की वजह से हमें प्रिय हो, और भी ज़्यादा प्रिय, एंड येट डियरर, और भी ज़्यादा प्रिय फॉर इट्स मिस्ट्री, उसके रहस्य की वजह से। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, मिस्टीरियस होती हैं, इसलिए हमें प्रिय होती हैं। जैसे मोनालिसा की तस्वीर के बारे में कहा जाता है कि उसकी जो स्माइल है वो बहुत मिस्टीरियस है, इसलिए वो सबको प्यारी लगती है, सबको सुंदर लगती है। सेकंड स्टेंजा देखते हैं। स्पिरिट ऑफ ब्यूटी, स्पिरिट आत्मा, ऑफ ब्यूटी खूबसूरती की। तो जो फिजिकल ब्यूटी है उसकी आत्मा है इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, तो खूबसूरती की आत्मा। दैट डस्ट कंसीक्रेट, दैट जो के डस्ट डज, कंसीक्रेट मीन्स जो पवित्र बना देती है, विद दाइन ओन ह्यूज, तो उसके लिए कह रहा है कि इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, तुम जो कि आत्मा हो, ब्यूटी की, खूबसूरती की आत्मा हो, और पवित्र बना देती हो, विद दाइन ओन ह्यूज, दाइन मीन्स तुम्हारे, ओन अपने, ह्यूज कलर्स, अपने खुद के रंगों से तुम पवित्र बना देती हो। ऑल दाउ डस्ट शाइन अपॉन, किस चीज को पवित्र बना देती हो? ऑल, हर उस चीज को, उन सभी चीजों को, दाव मीन्स तुम, डस्ट मीन्स डज या डू, शाइन अपॉन मीन्स जिनके ऊपर तुम चमकती हो, यानी जिनके ऊपर भी तुम अपने आप को, अपने रंगों को बिखेर देती हो, उन सबको तुम पवित्र बना देती हो। यानी जिस व्यक्ति के अंदर जहाँ भी इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है, जहाँ भी बौद्धिक सुंदरता है, वो सारी चीज़ें पवित्र हो जाती हैं। ऑफ ह्यूमन थॉट और फॉर्म, यानी जितनी भी चीज़ें हैं, ऑफ ह्यूमन थॉट इंसान के विचारों की, और फॉर्म या इंसानों की आकृतियों की, यानी इंसान के विचार और इंसान खुद अगर इंटेलेक्चुअल ब्यूटी से भरे हुए हैं, उन पर अगर इंटेलेक्चुअल ब्यूटी के ह्यूज कलर्स हैं, तो वो सब खूबसूरत हो जाते हैं, वो सब पवित्र हो जाते हैं। वेयर आर्ट दाउ गॉन, तुम कहाँ चली गई हो? एक बार को कवि को लग रहा है जैसे इंटेलेक्चुअल ब्यूटी छोड़कर चली गई हो, तो वो पूछ रहा है वेयर आर्ट दाउ गॉन, तुम कहाँ चली गई हो? वाई डस्ट दाउ पास अवे, वाई क्यों, डस्ट डू, दाउ यू, वाई डू यू पास अवे, तुम क्यों चली जाती हो? एंड लीव, और छोड़ जाती हो, आर स्टेट, हमारी दशा, यानी जो हम लोग हैं, हम लोगों को छोड़ जाती हो, हमारी जो कंडीशन है वो ऐसी कर जाती हो। दिस डिम वास्ट वेल ऑफ टीयर्स, यानी जो हमारा आर स्टेट मतलब हमारा एनवायरनमेंट, हमारा आसपास की जगह, यानी हमको किस कंडीशन में छोड़ जाती हो? डिम वास्ट वेल ऑफ टीयर्स। ये यहाँ पर देखिए एलिटरेशन भी है, वास्ट वेल ऑफ टीयर्स।
तो दिस ये, डिम मीन्स धुंधला, वास्ट मीन्स विस्तृत, वेल मीन्स घाटी ऑफ टीयर्स आंसुओं की। यानी जहाँ से इंटेलेक्चुअल ब्यूटी चली जाती है तो वहाँ क्या रह जाता है, यानी धुंधली विस्तृत घाटी आंसुओं की। वैकेंट मीन्स खाली, एम्प्टी, एंड डेसोलेट, डेसोलेट भी मतलब निर्जन, जहाँ कोई न रहता हो, बीहड़, निर्जन। तो जहाँ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी नहीं है वो स्थान कैसा होता है, वैकेंट एंड डेसोलेट, खाली और बीहड़। आस्क why the sunlight not forever weaves rainbow over yon mountain river। आस्क पूछता हूँ, वाई क्यों, द सनलाइट सूरज की रोशनी, नॉट फॉर एवर हमेशा के लिए क्यों नहीं, वीव्स बुन देती है, रेनबोज इंद्रधनुष, ओवर योन माउंटेन रिवर, ओवर ऊपर, योन जो सामने वाली, माउंटेन पहाड़, रिवर नदी है, यानी सामने वाले पहाड़ से जो नदी निकलती है उसके ऊपर सनलाइट सूरज की रोशनी हमेशा के लिए इंद्रधनुष क्यों नहीं बुन देती है। यानी पोइट, इससे पहले आपने मेरे साथ स्टेंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स वो भी पढ़ा, और भी इसकी पोइम्स पढ़ी, और टू वेस्ट विंड आपने मेरे साथ पढ़ा। तो आप कई जगह ये पाएंगे कि पीबी शैली इस बात पर अफसोस करता है कि जो हमारी खुशियाँ हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो इतनी ट्रांजिएंट क्यों होती हैं, वो इतनी जल्दी गायब क्यों हो जाती हैं। तो यहाँ फिर से वही सवाल है कि जो इंद्रधनुष है, और इंद्रधनुष आप जानते हैं एक सिंबल है खूबसूरती का, एक सिंबल है खुशी का, हैप्पीनेस का, प्लेजर का। तो ये जो इंद्रधनुष है वो हमेशा के लिए क्यों नहीं होता, स्थायी क्यों नहीं होता, कांस्टेंट क्यों नहीं होता, परपेचुअल क्यों नहीं होता। तो यही बात वो पूछ रहा है। आस्क मैं पूछता हूँ, वाई क्यों, द सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, नॉट फॉर एवर हमेशा के लिए क्यों नहीं, वीव्स बुन देती है, रेनबोज इंद्रधनुष, ओवर योन माउंटेन रिवर, ओवर ऊपर, योन सामने की, माउंटेन रिवर पहाड़ से जो नदी आ रही है वहाँ पर। वाई क्यों, ऑट शुड फेल एंड फेड, ऑट पहले भी आ चुका ये वर्ड, ऑट मीन्स एनीथिंग, कोई चीज़, वाई शुड और वाई ऑट शुड फेल एंड फेड, यानी कोई भी चीज़ फेल असफल क्यों होती है, एंड फेड मुरझा क्यों जाती है, दैट वंस इज शोन जो एक बार दिखाई देती है, या जो एक बार चमकती है, या जो एक बार पैदा होती है, वो समाप्त क्यों हो जाती है, वो मुरझा क्यों जाती है, वो असफल क्यों हो जाती है। वाई फियर एंड ड्रीम एंड डेथ एंड बर्थ, वाई क्यों, ये सवाल अक्सर शैली पूछता है उसकी पोइम्स में, आप देखेंगे। क्यों, फियर एंड ड्रीम भय और स्वप्न, एंड डेथ और मृत्यु, एंड बर्थ और जन्म, कास्ट ऑन द डे लाइट ऑफ दिस अर्थ, कास्ट मीन्स डालना, ऑन द डे लाइट दिन की रोशनी में, ऑफ दिस अर्थ इस धरती की, इस धरती की जो रोशनी है, जो धूप है, उस पर क्यों डाल देते हैं ये सब, और डाल क्या देते हैं, सच ग्लूम ऐसी उदासी। वाई मैन हैज मनुष्य क्यों रखता है, सच अ स्कोप, स्कोप होती हैं संभावनाएं, ऐसी संभावनाएं, फॉर लव एंड हेट प्यार की और नफरत की, डेस्पोंडेंसी एंड होप, डेस्पोंडेंसी होती है निराशा और होप होती है आशा, आशा और निराशा की, प्यार की और नफरत की, इतनी संभावनाएं, सच अ स्कोप, स्कोप होती है पॉसिबिलिटी, तो इतनी संभावनाएं मनुष्य के पास क्यों होती हैं। यानी हर जगह कंट्रास्ट हमको दिखता है लाइफ में, एक तरफ प्यार है, एक तरफ आपको
जैसे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग आपको दिख जाएंगे जो बहुत प्यार से रहते हैं, एक तरफ वो आपस में लड़ मरने वाले मिल जाएंगे आपको। ऐसे ही अलग अलग कास्ट के, अलग अलग जातियों के लोग बहुत प्यार से रहते हैं कहीं तो, और कहीं आपको वो नफ़रत से भरे हुए मिलेंगे। तो ऐसी एक्सट्रीम संभावनाएं, ऐसी कंट्रास्टिंग पॉसिबिलिटी क्यों है इंसान के अंदर? आपने भी कई बार देखा होगा कि जब दंगे भड़कते हैं तो कैसे इंसान इंसान नहीं रहता, इतना नफ़रत से भर जाता है, सारा अपना लॉजिक, सारा अपना जो डिस्क्रिशन है, जो उसके अंदर विवेक है, वो सब कुछ खो बैठता है। तो ऐसी ही कोई चीज़ पीवी शैली को छू गई है और वो भी यही सवाल कर रहा है कि क्यों इतनी विविधताओं से, क्यों इतनी विरोधाभासी भावनाओं से भरा हुआ है इंसान। थर्ड स्टेंजा देखते हैं। नो वॉइस फ्रॉम सम सब्लाइमर वर्ल्ड हैथ एवर टू सेज और पोइट दीज रेस्पॉन्सेस गिवन। यानी नो वॉइस, किसी भी आवाज़ ने नहीं, फ्रॉम सम सब्लाइमर वर्ल्ड, सब्लाइम उच्च, उदात्त, ऊपर का, यानी किसी ऊपर के संसार ने, किसी श्रेष्ठ संसार की किसी भी आवाज़ ने कभी नहीं। इस लाइन का मतलब हुआ नो वॉइस फ्रॉम सम सबलाइमर वर्ल्ड। सबलाइमर यानी ऊपर का, हम कहते हैं स्वर्ग की आवाज़ें, ईश्वर की आवाज़ें। सबलाइमर वर्ल्ड हैथ एवर, हैथ मतलब हैज़, एवर अब यहाँ के क्योंकि नो लग गया तो इसलिए इसका मतलब नेवर हो गया। तो ऊपर के संसार के, उच्च संसार के, यानी दैवीय संसार की किसी भी आवाज़ ने कभी नहीं। टू सेज और पोइट, सेज होते हैं साधु संत जो तपस्या करते हैं, जो सत्य की खोज करते हैं, और पोइट या कवि, यानी किसी भी आवाज़ ने कभी भी किसी संत को या कवि को दीज रेस्पॉन्सेस गिवन, रेस्पॉन्स होते हैं जवाब, उत्तर, गिवन दिए हैं, कभी ये जवाब नहीं दिए हैं। यानी सत्य की खोज में पोइट भी निकले, कवि भी निकले और संत महात्मा भी निकले, उन्होंने तपस्या की सत्य की खोज में, लेकिन किसी को किसी भी दैवीय आवाज़ ने कभी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, कभी कोई उत्तर नहीं दिया। Therefore, इसीलिए द नेम्स, नाम, ऑफ डेमन, राक्षस के, गोस्ट, भूत के, एंड हेवन और स्वर्ग के, ये जो नाम हैं इंसान नहीं तो गढ़े हैं। अब इनके बारे में ऊपर की किसी शक्ति ने कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया, तो इसीलिए ये जो नाम हैं रिमेन, बने हुए हैं। द रिकॉर्ड्स मीन्स लेखा जोखा, ऑफ देयर वेन एंडेवर, देयर मीन्स उनके, यानी इंसानों के, खुद के, चाहे वो सेज रहे हों, संत रहे हों, चाहे कवि रहे हों, तो उनके, वेन मीन्स व्यर्थ, बेकार, यूजलेस, एंडेवर मीन्स अटेम्प्ट, प्रयास, तो उनके व्यर्थ प्रयासों का ही लेखा जोखा है ये जो सारे नाम हैं। डेमन्स होते हैं कि नहीं, गोस्ट होते हैं कि नहीं, हेवन है कि नहीं, ये हमको नहीं मालूम। ये और हमको किसी ऊपरी आवाज़ ने, सबलाइमर वर्ल्ड से कोई आवाज़ ऐसी आई हो कि कोई जवाब दिया हो, ऐसा भी अभी तक नहीं हुआ। तो ये जो सारे नाम हैं वो क्या हैं? रिकॉर्ड्स ऑफ देयर वेन एंडेवर, उनके व्यर्थ प्रयासों का लेखा जोखा है। फ्रेल स्पेल्स, फ्रेल होते हैं कमज़ोर, स्पेल्स मंत्र होते हैं, जादू वाले मंत्र होते हैं। हुज अटर्ड चार्म, हुज जिनका के, अटर्ड मीन्स कहा गया, कथित, चार्म आकर्षण या जादू। माइट नॉट अवेल, अवेल मीन्स फायदा पहुंचाना, माइट नॉट अवेल फायदा नहीं पहुंचा सका। टू सीवर, सीवर का मतलब होता है काट कर अलग करना किसी चीज़ को, तो अलग करने में कोई फायदा नहीं पहुंचाया उनके जादू ने। फ्रेल कमज़ोर, स्पेल जादू, हुज अटर्ड चार्म जिनका
कहा हुआ आकर्षण, जिनका कथित आकर्षण माइट नॉट अवेल, फायदा नहीं पहुंचा सका, टू सीवर, अलग करने में, फ्रॉम ऑल वी हियर एंड ऑल वी सी, किससे किसको अलग करने में। अब ये देखिए, फ्रॉम से, ऑल वी हियर, जो कुछ सब कुछ जो हम सुनते हैं, एंड ऑल वी सी, वो सब कुछ जो हम देखते हैं, वो सब कुछ जो हम सुनते हैं, वो सब कुछ जो हम देखते हैं, उससे अलग करने में, किस चीज़ को अलग करने में, डाउट, चांस एंड म्यूटेबिलिटी। डाउट होती है शंका, चांस होता है मौका, यानी है भी नहीं भी, तो चांस, और इसको आप कह सकते हैं चांस संयोग, आप कह सकते हैं इत्तेफाक, और तीसरी चीज़ है म्यूटेबिलिटी। अब ये म्यूटेंट तो आप अच्छे से परिचित हो गए होंगे कोविड-19 के दौरान, कि ये अब जो कोविड-19 है, जो वायरस है, वो अपनी शक्ल बदल रहा है, बदल बदल के रूप बदल बदल के आ रहा है, कभी इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, कभी कुछ होते हैं। तो म्यूटेबिलिटी मीन्स चेंज, परिवर्तन, पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंज, यानी परिवर्तन की संभावनाएं। तो ये तीनों चीज़ें, अब देखिए काफ़ी लंबा पड़ गया, लेकिन मीनिंग अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्रेल स्पेल्स, यानी ये जो कमज़ोर जादू हैं, जिनका कथित चार्म माइट नॉट अवेल, फ़ायदा नहीं पहुंचा सका, टू सीवर, अलग करने में, और किससे किसको अलग करने में, हम जो कुछ सुनते हैं, हम जो कुछ देखते हैं, उससे अलग करने में, डाउट, चांस और म्यूटेबिलिटी, शंका, इत्तेफाक और परिवर्तनशीलता। दाई लाइट एलोन, दाई तुम्हारी, लाइट रोशनी, अलोन केवल, केवल तुम्हारी रोशनी, लाइक मिस्ट ओवर माउंटेन्स ड्रिवन, लाइक मिस्ट, उस धुंध की तरह, उस कोहरे की तरह, ओवर माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर, ड्रिवन, जो डाली गई है, जो पहाड़ों के ऊपर छाई हुई धुंध है, उसकी तरह, और म्यूजिक बाय द नाइट विंड सेंट, और या म्यूजिक, संगीत, बाय द नाइट विंड, रात की हवा के द्वारा, सेंट, भेजा गया, थ्रू स्ट्रिंग्स, थ्रू में से होकर, स्ट्रिंग्स, डोरियां, ऑफ सम स्टिल इंस्ट्रूमेंट, यानी जो वीणा होती है, सितार होता है, गिटार होता है, इन सब में स्ट्रिंग्स होती हैं ना, डोरियां होती हैं, तार होते हैं, तो तारों में से होकर, किसके तारों में से होकर, ऑफ सम स्टिल इंस्ट्रूमेंट, स्टिल शांत, इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र, सम किसी, तो किसी शांत वाद्य यंत्र के तारों में से होकर, और या मूनलाइट, चांदनी, ऑन अ मिडनाइट स्ट्रीम, एक अर्धरात्रि की नदी के ऊपर, धारा के ऊपर, गिव्स ग्रेस एंड ट्रुथ, गिव्स देती है, ग्रेस शान, शील, सौम्यता, खूबसूरती, एंड ट्रुथ और सच्चाई, टू लाइफ्स अनक्वाइट ड्रीम, किसको देती है, जीवन के अशांत सपने को, कौन देती है, दाई लाइट एलोन, केवल तुम्हारा प्रकाश, केवल तुम्हारी रोशनी, किसकी रोशनी, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की, जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है, जो दिमागी खूबसूरती है, जो बौद्धिक खूबसूरती है, वो इस जीवन को, इस दुनिया को एक खूबसूरती देती है, एक मीनिंग देती है। अदरवाइज ये जो दुनिया है, इस दुनिया की सारी चीज़ें हैं, दे आर ऑल मीनिंगलेस, सब अर्थहीन हैं। अब देखते हैं स्टेंजा 4, लव, होप एंड सेल्फ एस्टीम लाइक क्लाउड्स डिपार्ट, लव, प्यार, होप, उम्मीद, एंड सेल्फ एस्टीम और आत्मसम्मान, लाइक क्लाउड्स, बादलों की तरह, डिपार्ट, विदा हो जाते हैं, एंड कम, और आते हैं, यानी आते हैं चले जाते हैं,
फॉर सम अनसर्टेन मोमेंट्स, फॉर के लिए, सम कुछ, अनसर्टेन अनिश्चित, मोमेंट्स क्षण, पल, लम्हे, लेंट मीन्स उधार दिए गए, लैंड की सेकंड थर्ड फॉर्म लैंड। तो जैसे कि ये जो चीज़ें हैं, प्यार, उम्मीद और आत्मसम्मान, वो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुछ अनिश्चित लम्हों के लिए उधार दी गई हों, इस तरीके से आते हैं और चले जाते हैं, मीन्स वो टिकते नहीं हैं, वो परपेचुअल नहीं होते, ट्रांजिएंट होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। मैन वर इमॉर्टल, मैन इंसान, वर होता, देखिए फिर से वर आया है, और मैन जबकि सिंगुलर है, MAN मैन, अगर MEN होता तब तो वर उसके साथ आता, लेकिन MAN मैन सिंगुलर है तो वॉज आना चाहिए, लेकिन मैन वर, और जब इस तरीके से वर आता है, मैंने आपको बताया वहाँ इमेजिनेशन होती है। मैन वर मनुष्य होता, इमॉर्टल अमर, एंड ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट मीन्स सर्वशक्तिमान, मनुष्य अमर होता और सर्वशक्तिमान होता कब होता? डिडस्ट दाउ अननोन एंड awful as thou art, डिडस्ट दाउ मतलब अगर तुम होती, अननोन अज्ञात, एंड awful और विस्मयकारी, आश्चर्यजनक, एज दाउ आर्ट जैसी कि तुम हो, तो तुम क्या होती, ये बात वो आगे एक्सप्लेन करेगा। यानी मनुष्य अमर और सर्वशक्तिमान कब होता, कैसे होता, और ये बताएगा इस वाली पंक्ति में। देखिए, कीप विद दाई ग्लोरियस ट्रेन फर्म स्टेट विद इन हिज हार्ट, कीप मीन्स रखती, विद साथ, दाई तुम्हारा, ग्लोरियस शानदार, ट्रेन मतलब कि तुम्हारे जो और साथी हैं या तुम्हारे विविध पक्ष, विविध आयाम, मतलब तुम्हारी डिफरेंट डायमेंशंस, तुम्हारे डिफरेंट साथी, तो तुम अपने शानदार डिफरेंट डायमेंशंस के साथ, बहुआयामी, तुम्हारे मतलब अलग अलग आयामों के साथ, फर्म मीन्स दृढ़, स्टेट विद इन हिज हार्ट, स्टेट मतलब कंडीशन, विद इन मीन्स अंदर, हिज हार्ट उसके हृदय के। तो ये तो हुआ वर्ड्स का मीनिंग। अब इसका पूरा मीनिंग क्या निकलता है कि मनुष्य अमर और सर्वशक्तिमान होता यदि तुम उसके हृदय के अंदर, विद इन हिज हार्ट, उसके हृदय के अंदर फर्म स्टेट यानी दृढ़ निश्चय के साथ रहती। और कैसे रहती? विद दाई ग्लोरियस ट्रेन, अपने शानदार डिफरेंट डायमेंशंस के साथ, अलग अलग आयामों के साथ। और इसमें और क्या बोला इसने? डिडेस्ट दाउ अननोन एंड ऑफुल एज दाउ आर्ट, यानी जैसी कि तुम अज्ञात और आश्चर्यजनक हो, अगर तुम रहती मनुष्य के हृदय में हमेशा अपनी पूरी शानो शौकत के साथ, तो क्या होता? मैन वर इमॉर्टल एंड ओमनीपोटेंट, तो मनुष्य अमर होता और सर्वशक्तिमान होता। उम्मीद है क्लियर हुई होंगी ये लाइंस, आपस में जुड़ी हुई थी ये तीनों। दाओ तुम, मैसेंजर मीन्स दूत, कासिद, ऑफ सिंपैथीज, सिंपैथीज सहानुभूतियों की, तुम सहानुभूतियों की मैसेंजर, दूत। दैट वेक्स एंड वेन इन लवर्स आइज, दैट जो कि, वेक्स मीन्स होता है बढ़ना, वेन मीन्स होता है घटना, वेक्सिंग मून और वेनिंग मून होता है। तो कहाँ तुम घटती बढ़ती हो? इन लवर्स आइज, प्रेमियों के आंखों में। तो ये लवर्स की आइज में कैसे घटती बढ़ती हैं? देखिए, अगर
जो लव का बेस है, जो प्रेम का आधार है, वो फिजिकल ब्यूटी होता है, तो ये वेनिंग कंडीशन में होती है, यानी घटती जाती है। और अगर उसका आधार, प्रेम का आधार अगर इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है तो ये वैक्स करती जाती है, यानी कि बढ़ती जाती है। प्रेम है, बढ़ता जाता है। अगर इंटेलेक्चुअल जो क्वालिटीज़ हैं वो प्रेम का आधार होती हैं तो प्रेम बढ़ता चला जाता है। और अगर फिजिकल ब्यूटी प्रेम का आधार होती है तो वो घटता चला जाता है, वेन होता चला जाता है। Thou that to human thought art nourishment, thou यानी कि तुम, that जो कि, to human thought इंसानी विचारों के लिए, art मतलब हो, art मतलब ARER, हो, nourishment means न्यूट्रिशन, पोषण, भोजन, लाइक जैसे कि, डार्कनेस अंधेरा, टू अ डाइंग फ्लेम एक मरती हुई ज्वाला के लिए, एक बुझती हुई आग के लिए डार्कनेस जो अंधेरा होता है वो नरिशमेंट का काम करता है। देखिए, अगर रोशनी हो रही है तो जो फ्लेम है उसकी जो रोशनी है कम दिखाई देगी। और अगर अंधेरा बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए शाम के टाइम कोई आपने आग जलाई, तो जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा है तो वो डाइंग फ्लेम के लिए, बुझती हुई आग के लिए क्या काम करेगा? नरिशमेंट का काम करेगा। यानी उसकी जो शाइनिंग है, उसकी जो चमक है वो ज़्यादा दिखाई देगी अगर अंधेरा है। और अगर मान लीजिए सुबह के टाइम में कोई आग आपने जलाई, तो जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती जाएगी वो आग की रोशनी ख़त्म होती जाएगी, दिखाई ही नहीं देगी उसकी रोशनी। तो तुम ह्यूमन थॉट के लिए नरिशमेंट हो। दाउ दैट टू ह्यूमन थॉट आर्ट नरिशमेंट, तुम इंसानी विचारों के लिए नरिशमेंट हो, यानी पोषण हो, भोजन हो। उसी तरह जैसे कि लाइक डार्कनेस अंधेरा है, टू अ डाइंग फ्लेम एक बुझती हुई ज्वाला के लिए, बुझती हुई लपटों के लिए। डिपार्ट नॉट एज दाई शेडो केम, डिपार्ट नॉट चली मत जाना, एज जैसे कि, दाई तुम्हारी, शेडो परछाई, केम आई थी, यानी तुम्हारी परछाई जैसे आई थी और चली गई वैसे तुम मत जाना। अब इसमें दाई शेडो, तुम्हारी परछाई, किसको कहा होगा पोएट ने? जरा सोचिए तो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आई थी और चली गई समय के साथ। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो शेडो बोला है वो उसने फिजिकल ब्यूटी के लिए बोला है, क्योंकि फिजिकल ब्यूटी ही वो है जिसको कि इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की आप परछाई कह सकते हैं, और जो कि आती है और चली जाती है। आपको फिजिकल ब्यूटी कुछ समय के लिए ही मिलती है, आपकी युवावस्था होती है, आपके चेहरे पे ब्राइटनेस होती है, आपकी फीचर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं, और कुछ समय के बाद वो चली जाती है। तो तुम मत चली जाना, डिपार्ट नॉट चली मत जाना, एज दाई शेडो केम जैसे कि तुम्हारी परछाई आई थी, डिपार्ट नॉट चली मत जाना, लेस्ट LEST लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, द ग्रेव शुड वी कि ग्रेव यानी कि कब्र यानी कि मौत, शुड बी बन जाए, दिखने लगे, लगने लगे, यानी तुम मत चली जाना कहीं ऐसा ना हो कि कब्र लगने लगे, मृत्यु लगने लगे। कैसी लगने लगे? लाइक लाइफ एंड फियर जीवन और भय की तरह, अ डार्क रियलिटी एक अंधेरी रियलिटी मतलब यथार्थ, एक अंधेरा यथार्थ। बड़ी देखिए, हालांकि कॉम्प्लेक्स लग रही होगी आपको ये दोनों लाइनें पढ़ के कि लाइफ डार्क रियलिटी कैसे हुआ या फियर डार्क रियलिटी कैसे हुआ, और दूसरी तरफ ग्रेव को या डेथ को कह रहा है कि कहीं ये ना लगने लगे डार्क रियलिटी,
भाई जो मृत्यु है वो तो डार्क है, ग्रेव कब्र डार्क है, वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा होता है। और मृत्यु उसके बाद का तो हमें कुछ पता ही नहीं, वो तो हमारे लिए बिल्कुल ही डार्क है। अब इसने ऐसी बात क्यों कही जो कि कंट्रास्टिंग सी लग रही है, विरोधाभास सी लग रही है। चलिए गहराई से सोचिए इसके बारे में कि देखिए, फिर से देखिए तो आपको समझ आएगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। डिपार्ट नॉट, चली मत जाना, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, द ग्रेव शुड बी, कि हमें कब्र लगने लगे, दिखाई देने लगे, अ डार्क रियलिटी, एक अंधेरा यथार्थ। किसकी तरह? लाइफ एंड फियर की तरह। अब ये देखिए कि आखिर क्यों। देखिए, लाइफ हमको लगता है कि रियल है ना। जब हम जिंदा हो रहे हैं, जब इस वक्त हम जी रहे हैं, हम और आप बात कर रहे हैं यूट्यूब पर आपस में, और हमको लग रहा है कि ये सब कुछ रियल है ना। और फियर, जब हमें डर लग रहा होता है तो लगता है कि ये रियल है। लेकिन आप देखते हैं कि लाइफ कितना अनिश्चित है, कितना मीनिंगलेस है, और वो कितनी डार्क रियलिटी है, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। लाइफ के बारे में हमने कितना जानने की कोशिश की, चाहे हमारे ऋषि मुनि रहे हों, उन्होंने धर्म के माध्यम से सत्य की खोज करने की कोशिश की और लाइफ को जानने की कोशिश की। जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर, विज्ञान के आधार पर जानने की कोशिश की कि आखिर लाइफ क्या है। लेकिन क्या आज तक कोई जान पाया? नहीं ना। इसलिए पीवी शैली ने लाइफ को डार्क रियलिटी कहा। इसी तरीके से हमारा फियर है, हमारा सबसे बड़ा जो फियर है वो मौत का है। हम डरते किस चीज़ से हैं? मरने से डरते हैं। जबकि हम जानते हैं कि जिस दिन हमने जन्म लिया, इवन जन्म लेने से पहले कितने सारे तो जो फीटस हैं मिसकैरिएज हो जाता है, मतलब जन्म लेने से पहले ही मर जाते हैं। तो जिस मौत से हम डरते हैं वो तो जन्म से, बल्कि जन्म से पहले से ही हमारे पीछे लगी हुई है। तो वो जो हमारा फियर है वो भी तो मीनिंगलेस है, वो भी तो डार्क रियलिटी है। आखिर क्यों हम डरते हैं, जबकि हम जानते हैं कि मरने वाले तो हम हैं, मरना तो है, फिर भी हम डरते हैं। तो ये एक डार्क रियलिटी है। जबकि शैली का मानना है कि जो ग्रेव है, यानी कि जो डेथ है, वो वाकई में एक सच्चाई है। अगर हमारे पास इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है, अगर हमारे पास लॉजिक है, अगर हम इंटेलेक्चुअली सोचते हैं, अगर हम रैशनली सोचें, हम तार्किक रूप से सोचें, तो हम पाएंगे कि एक सच्चाई है जीवन में, एक सच्चाई है इस दुनिया में, और वो है ग्रेव, वो है डेथ। तो ये सच्चाई हमारे सामने कब जाहिर होगी? जब हमारे पास होगी इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। तो अब लगता है मुझे कि ये लाइंस आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब देखते हैं स्टेंजा 5th। वाइल यट अ बॉय, वाइल जब, यट अ बॉय मैं अभी एक लड़का ही था, आई सॉट, ये SEE के सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म है सॉट। सीक मीन्स तलाश करना। तो मैं तलाश किया करता था, सॉट फॉर गोस्ट्स, भूतों को। भूतों के बारे में सुनना था। बचपन में हम कहानियाँ सुनते हैं ना भूतों की, बचपन में क्या, बड़े होके भी सुनते हैं। अब तो हॉरर मूवीज़ भी आती हैं, तो मूवीज़ देखते हैं हॉरर मूवीज़, तो उनमें नए नए भूत देखते हैं। तो मैं जब लड़का था, पीवी शैली कहता है, आई सॉट फॉर गोस्ट्स, मैं तलाश किया करता था भूतों की। एंड स्पैड, स्पैड मतलब स्पीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म स्पैड है। तो मैं तेजी से दौड़ा करता था, थ्रू मैनी अ लिसनिंग चैम्बर, केव एंड रुइन। थ्रू मतलब में से होकर, कहाँ से होकर? मैनी अ, बहुत सारे, लिसनिंग चैम्बर, लिसनिंग मतलब जहाँ जो हॉन्टेड हैं, जहाँ पर के अपनी आवाज़ें गूंजने लगती हैं। आप अपनी आवाज़ दीजिए और जहाँ एकदम खाली होता है, कुछ नहीं होता है, एकदम खाली जगह, तो वो वहाँ पर अपनी आवाज़ गूंजती है। तो लिसनिंग चैम्बर यानी जहाँ आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे,
तो एक तरीके से हॉन्टेड जगहें होती हैं, भुतही जगह होती हैं। लिसनिंग चैम्बर, तो इकोइंग चैम्बर आप कह सकते हैं कोई बिल्डिंग, इमारत, ऐसी इमारतों में जहाँ अपनी साउंड इको करती है, यानी खाली इमारतों में। केव, गुफाओं में। एंड रुइन मतलब खंडहरों में। एंड स्टारलाइट वुड, स्टारलाइट जहाँ सितारों की रोशनी हो, यानी रात के समय सितारों की रोशनी वाले जंगलों में मैं दौड़ता था। विद फियरफुल स्टेप्स, यानी भय से भरे हुए कदमों के साथ। परस्यूइंग, पीछा करता हुआ। होप्स, उम्मीदों का। और कौन सी उम्मीदों का पीछा करता हुआ? ऑफ हाई टॉक, हाई उच्च कोटि की, टॉक बातचीत, कन्वर्सेशन। किसके साथ? विद द डिपार्टेड डैड, यानी डिपार्टेड जो विदा हो चुके हैं, डैड मरे हुए लोग, तो उन्हीं की तो आत्माएं हम सोचते हैं कि भूत बन जाती हैं। जिंदा आदमी से तो हम डरते नहीं, हमारे सामने होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम सोचते हैं कि उसकी आत्मा भूत बन गई। तो मैं बात करने की कोशिश करता था विद द डिपार्टेड डैड, यानी जो विदा हो चुके हैं, जो मृत व्यक्ति हैं, उनसे। आई कॉल्ड ऑन, मैं पुकारता था। पॉइजनस नेम्स, पॉइजनस यानी कि जहरीले, खतरनाक, नेम्स नाम, विद विच जिनसे के, आर यूथ हमारे युवाओं को, इज फेड, फीड मीन्स भोजन कराना होता है, और फेड उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो युवाओं को भोजन कराया जाता है, मतलब जिसमें जो युवाओं के दिमाग में भर दी जाती हैं चीज़ें, है ना, इंटेलेक्चुअली उनको फीड कराया जाता है, उनके दिमाग में जो चीज़ें भर दी जाती हैं, जो पॉइजनस नेम्स पॉसिबली वो कहता है कि जैसे भूत, प्रेत, चुड़ैलें, तो वो सारी नामों को मैं पुकारता था कि ओ चुड़ैल तुम कहाँ हो, भूत तुम कहाँ हो, तो उन सारे नामों को आई कॉल्ड ऑन, मैं पुकारता था। पॉइजनस नेम यानी जहरीले नामों को, खतरनाक नामों को, विद जिससे कि आर यूथ इज फेड, हमारे युवाओं का दिमाग भरा जाता है। आई वॉज नॉट हर्ड, मुझे सुना नहीं जाता था, यानी कोई मेरी बात सुनता ही नहीं था, यानी कोई भूत, प्रेत, चुड़ैल कोई भी मेरी बात नहीं सुनता था। आई सॉ देम नॉट, यानी मुझे वो कभी दिखाई नहीं दिए, मैंने उनको कभी नहीं देखा। व्हेन जब, म्यूजिंग मतलब विचार करते हुए, थिंकिंग सोचते हुए, डीपली गहराई से, ऑन द लॉट मीन्स भाग्य पर विचार करते हुए, किसके भाग्य पर? ऑफ लाइफ, जीवन के भाग्य पर। एट दैट स्वीट टाइम, किस समय? एट दैट स्वीट टाइम, उस मीठे समय पर, उस मधुर समय पर। व्हेन जब, विंड्स हवाएं, आर वूइंग, वू का मतलब क्या होता है? किसी को शादी के लिए तैयार करना, किसी को प्यार करना। तो हवाएं, वूइंग, हवाएं मतलब प्यार कर रही होती हैं, हवाएं परसुएड कर रही होती हैं, यानी किसी को परसुएड करते हैं ना आप, किसी को तैयार करते हैं शादी के लिए, तो वो वूइंग कहलाता है। तो जो हवाएं जैसे प्यार कर रही होती हैं। ऑल वाइटल थिंग्स, सारी, वाइटल मीन्स सजीव, थिंग्स चीज़ों को। दैट वेक टू ब्रिंग न्यू बर्ड्स एंड ब्लॉसमिंग, दैट जो के, वेक जगाती हैं, टू ब्रिंग लाने के लिए, न्यूज़ मीन्स खबर, ऑफ बर्ड्स चिड़ियों की, एंड ब्लॉसमिंग और फूलों की। तो ये कौन सा समय है आप समझ ही गए होंगे। मधुर हवाएं, प्यारी हवाएं जो कि सारी सजीव चीज़ों को प्यार कर रही हों, चिड़ियों की खबर ला रही हों, फूलों की खबर ला रही हों हवाएं। तो ये कौन सा समय है? आप इसकी मधुरता से समझ गए होंगे कि ये स्प्रिंग सीजन की बात कर रहा है।
बसंत ऋतु की बात कर रहा है। तो ऐसे समय में व्हेन म्यूजिंग डीपली ऑन द लॉट ऑफ लाइफ, यानी जब मैं जीवन के भाग्य पर विचार कर रहा होता हूँ वसंत ऋतु के समय में। सडन, अचानक से, दाई शेडो, तुम्हारी परछाई, फेल ऑन मी, मेरे ऊपर गिरी, आई श्रीक्ड, मैं चिल्लाया, एंड क्लैस्प्ड, और जकड़ लिया, माई हैंड्स, अपने हाथों को, इन एक्सटेसी, बेहद खुशी से। तुम्हारी छाया यानी इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की छाया मेरे ऊपर पड़ी और मैं खुशी से चिल्ला उठा और मैंने अपने हाथों को जकड़ लिया। और अब आते हैं स्टेंजा 6 पर। आई वोड, मैंने कसम खाई, दैट, के, आई वुड डेडिकेट, डेडिकेट मीन्स समर्पित कर देना, मैं समर्पित कर दूंगा, माय पावर्स, अपनी शक्तियों को, टू दी, तुमको, एंड दाइन, और तुम्हारे लिए। हैव आई नॉट केप्ट, क्या मैंने नहीं पूरा किया, द, वो कसम को, ये जो कसम मैंने खाई थी क्या मैंने इस कसम को पूरा नहीं किया। विद बीटिंग हार्ट, धड़कते हुए हृदय से, बीटिंग धड़कते हुए, हार्ट हृदय, विद से, धड़कते हुए दिल के साथ, एंड स्ट्रीमिंग आइज, स्ट्रीमिंग बहती हुई, आइज आंखों के साथ, इवन नाउ, अभी भी, आई कॉल, मैं पुकारता हूँ, द फैंटम्स, भूतों को, ऑफ 1,000 आवर्स, हजारों घंटों के, यानी अतीत के भूतों को मैं अभी भी पुकारता हूँ। ईच, प्रत्येक, फ्रॉम हिज वॉइसलेस ग्रेव, वॉइसलेस यानी आवाज विहीन, ग्रेव कब्र से, यानी हर एक फ्रॉम अपनी आवाज विहीन कब्र से। दे हैव इन विजन्ड बावर्स, दे हैव इन विजन्ड बावर्स, विजन मीन्स सपनों की, बावर्स गलियों में, कुंजों में, तो सपनों के गलियों में, ऑफ स्टूडियस ज़ील, स्टूडियस मतलब इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, ज़ील मतलब उत्साह, बौद्धिक उत्साह की, और लव्स डिलाइट या फिर प्यार की, खुशी की। तो देखिए अगर क्लियर नहीं है एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ तक तो क्लियर होगा, यहाँ तक देखिए आपको हो गया होगा। विद बीटिंग हार्ट एंड स्ट्रीमिंग वो, यानी धड़कते हुए दिल के साथ और बहती हुई आंखों के साथ। इवन नाउ, अभी भी, आई कॉल, मैं पुकारता हूँ, द फैंटम्स, भूतों को, ऑफ 1,000 आवर्स, हजारों घंटों के, और हजारों घंटों से उसका मतलब है पास्ट के, अतीत के, और वो सब भूत, ईच फ्रॉम हिज वॉइसलेस ग्रेव, अपनी बिना आवाज वाली कब्रों से, प्रत्येक उनमें से आता है। कहाँ आता है? दे हैव इन विजन्ड बावर्स, तो सपनों की गलियों में। और वो सपनों की गलियां भी किस चीज़ से भरी हुई हैं? स्टूडियस ज़ील और लव्स डिलाइट, यानी कि बौद्धिक उत्साह और प्रेम की प्रसन्नता से। और इन भूतों ने क्या किया है साथ में? आउटवॉच्ड मतलब निगरानी रखी है, विद मी, मेरे साथ, द एनवियस नाइट, एनवियस मतलब ईर्ष्यालु, नाइट रात, तो ईर्ष्यालु रात पर निगरानी रखी है। देखिए जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है वो क्या एनलाइटन करती है इंसान को, इंसान के दिमाग को एनलाइटन करती है, और जो लाइट है उससे दुश्मनी होती है अंधेरे की, इसलिए उसने बोला है एनवियस नाइट, ईर्ष्यालु रात। तो जहाँ भी लाइट होगी वहाँ अंधेरे का बैर स्वाभाविक हो जाएगा, तो एनवियस नाइट। दे नो, वो जानते हैं, दैट के, नेवर
कभी नहीं, जॉय खुशी ने, इल्यूमाइंड मतलब प्रकाशित किया, रोशन किया, माय ब्रो मेरी ब्रो मतलब मेरी आँखों को, यानी कभी भी खुशी की चमक मेरी आँखों में नहीं आई। कब नहीं आई और क्यों नहीं आई? देखिए, अनलिंक्ड विद होप, कब नहीं आई? जब अनलिंक्ड, देखिए लिंक मीन्स जोड़ना या जुड़ना, लिंक्ड जुड़ा हुआ, और अनलिंक्ड जो जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि अलग, यानी कि दूर। तो जब मैं अलग था या दूर था, विद होप आशा से, उम्मीद से, किस उम्मीद से और किस आशा से? दैट के दाव वुड फ्री, दाव तुम, वुड फ्री आज़ाद कर दोगी, दिस वर्ल्ड इस संसार को, फ्रॉम इट्स डार्क स्लेवरी किससे? इसकी अंधेरी गुलामी से। दैट के दाव तुम, ओ ऑफुल लवलीनेस, लवलीनेस को देखिए उसने कैपिटल में लिखा है, ऑफुल विस्मयकारी, आश्चर्यजनक, लवलीनेस खूबसूरती, यानी इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को उसने आश्चर्यजनक खूबसूरती बोला है। और हर तरीके से वो आश्चर्यजनक खूबसूरती होती है। अगर किसी के अंदर इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है तो वो आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, वो कभी ढलती नहीं। तो दैट दाव कि तुम, अब इसको छोड़ दीजिए ऑफुल लवलीनेस को और यहाँ जोड़िए इसको, दाव वुड गिव कि तुम दोगी, वॉट एवर जो कुछ भी, दीज वर्ड्स ये शब्द जो कि मैं बोल रहा हूँ, कैन नॉट एक्सप्रेस अभिव्यक्त नहीं कर सकते, यानी इंटेलेक्चुअल ब्यूटी तुम इस संसार को दोगी वो सब कुछ जो कि मेरे शब्द अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। और अब देखते हैं 7th स्टेंजा। द डे बिकम्स, दिन हो जाता है, बन जाता है, मोर ज़्यादा, सोलेम मतलब कि उत्कृष्ट, पवित्र, एंड सेरेन और शांत, मतलब दिन ज़्यादा पवित्र, ज़्यादा उत्कृष्ट और ज़्यादा शांत हो जाता है। कब? व्हेन नून इज़ पास्ट, व्हेन जब, नून दोपहर, इज़ पास्ट गुजर जाता है। और यहाँ पर नून यूथ के लिए या टीनेज के लिए भी यूज़ हुआ है। अगर आप सिंबॉलिकली देखें कि जो टीनेज होती है उसमें ज़्यादा उच्छृंखलता होती है, बच्चों में मतलब एक बहुत ज़्यादा उत्साह, बहुत ज़्यादा शैतानी बदमाशियाँ जो भी करेंगे वो टीनेजर्स जब होते हैं तब करते हैं। तो जब वो टीनेज गुजर जाती है तो जीवन में थोड़ा ठहराव आ जाता है, थोड़ी स्थिरता आ जाती है, थोड़ी शांति आ जाती है, व्यक्ति थोड़ा समझदार हो जाता है। तो ये सिंबॉलिकली उसको भी आप मीनिंग इसका ले सकते हैं। तो द डे बिकम्स, दिन बन जाता है, मोर सोलेम ज़्यादा उत्कृष्ट, ज़्यादा पवित्र, एंड सेरेन और शांत, व्हेन नून इज़ पास्ट जब दोपहर गुजर जाता है। देयर इज़ अ हारमनी, यानी देयर इज़ हो जाती है, अ हारमनी एक लयबद्धता, इन ऑटम मीन्स पतझड़ में। तो देखिए साल जैसे जनवरी से शुरू होता है, आगे बढ़ता जाता है, मई जून में गर्मी आती है और फिर से जब आगे बढ़ते हैं तो नवंबर दिसंबर में फिर से सर्दी आने लगती है। तो दिसंबर जनवरी उधर जाके फिर पतझड़ आ जाता है, यानी सर्दियों में वहाँ पर यूरोप में पतझड़ आता है। तो उस पतझड़ के दिन में क्या होता है? देयर इज़ अ हारमनी, एक लयबद्धता होती है, एंड अ लस्टर और एक चमक होती है, इन इट्स स्काई इसके आकाश में, विच जो कि, थ्रू द समर गर्मी के दौरान, इज़ नॉट हर्ड नहीं सुनी जाती और सीन नहीं देखी जाती। अब देखिए यहाँ समर फिर से सिग्निफाई कर रहा है यूथ को, युवावस्था को, टीनेज को, और गर्मी के मौसम को भी। यूरोप में जो गर्मी का मौसम मैंने आपको कई बार बताया कि बहुत खुशनुमा होता है, सारी प्रकृति खुश हो जाती है, इंसान, जानवर, पशु पक्षी सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ सर्दियाँ बड़ी भयानक होती हैं।
तो सारे हर तरफ चहचहाहट होती है, हर तरफ शोर होता है, हर तरफ खुशी होती है। तो उस चहचहाहट में, उस शोर में, उस आवाज़ में शांति नहीं होती, जो कि कब होती है? ऑटम में, इन ऑटम, पतझड़ में। तो देखिए, फिर से देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है पीवी शैली। देयर इज अ हार्मनी इन ऑटम, एक लयबद्धता होती है पतझड़ में, एंड अ लस्टर इन इट्स स्काई, और एक चमक होती है इसके आकाश में, विच, जो कि थ्रू द समर, गर्मी के दौरान, इज नॉट हर्ड और सीन, ना दिखाई देती है ना सुनाई देती है। एज इफ, मानो के, इट कुड नॉट बी, ये हो ही नहीं सकती थी। एज इफ इट हैड नॉट बीन, जैसे कि ये कभी रही ना हो। और ऐसे ही जब यूथ होता है, जब टीनेज होती है, तो ऐसा लगता है कि शांति नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, शांति से तो बैठना ही नहीं है टीनेजर्स को। दस लेट दाई पार, दस इस प्रकार, लेट दाई पार, तुम्हारी शक्तियों ने, विच, जो कि, लाइक द ट्रुथ, सत्य की तरह, ऑफ नेचर, प्रकृति की, प्रकृति के सत्य की तरह, ऑन माय पैसिव यूथ, माय, मेरे, पैसिव यानी शांत, निष्क्रिय, यूथ, युवावस्था। तो जैसे टीनेज गुजर जाती है ना, तो जो यूथ है, जो युवावस्था है, जो उबाल है उनका, वो थोड़ा सा पैसिव हो जाता है। बहुत ज़्यादा एक्टिव जो होता है टीनेज में, वो थोड़ा सा पैसिव हो जाता है। तो जो मेरा पैसिव यूथ है, जो मेरा निष्क्रिय युवावस्था है मेरी, उस पर डेसेंडेड, उतरी। कौन उतरी? दाएं पार, तुम्हारी शक्ति, यानी इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की शक्ति। यानी पोइट को एहसास हुआ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की ताकत का। कब हुआ? जब जो उसका यूथ है, जो उसकी टीनेज है, ख़त्म हुई, थोड़ी शांत हुई, उसके लाइफ में इंटेलेक्चुअल ब्यूटी आई। टू माई ऑनवर्ड लाइफ सप्लाई, यानी टू को, माई, मेरे, ऑनवर्ड, बाद के, लाइफ, जीवन को, सप्लाई, प्रदान किया, मेरे बाद के जीवन को प्रदान किया। किसने प्रदान किया? इंटेलेक्चुअल ब्यूटी ने। क्या प्रदान किया? इट्स काम, इसकी शांति, जो कि टीनेज में नहीं थी, वो शांति प्रदान की। टू वन, उसको, यानी कि पोइट को, हु, जो कि, वर्शिप्स, पूजा करता है, दी, तुम्हारी, एंड, और, एवरी फॉर्म, हर रूप, कंटेनिंग दी, जो तुमको रखता है। कंटेन मीन्स रखना, दी मीन्स तुमको, यानी तुमको और तुम्हारे हर रूप को, यानी जहाँ भी इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है उसको प्यार करता है। कौन? पीबी शैली। और उसको क्या प्रदान किया इंटेलेक्चुअल ब्यूटी ने? काम, शांति। हुम, जिसको के, स्पिरिट फेयर, देखिए फिर से यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में लिखा है। इससे पिछले वाले स्टेंजा में लवलीनेस कैपिटल लेटर्स में था। यानी देखिए, जहाँ जिस चीज़ को वो एम्फेसाइज करना चाहता है, पीबी शैली जोर देना चाहता है, उसको उसने कैपिटल लेटर्स में लिखा है। तो यहाँ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को उसने स्पिरिट बोला है, आत्मा बोला है। स्पिरिट फेयर, खूबसूरत आत्मा। दाई स्पेल्स, तुम्हारे मंत्रों ने, तुम्हारे आकर्षण ने, तुम्हारे चार्म ने, डिड बाइंड, बांध दिया है। टू फियर, डरने के लिए, हिमसेल्फ, अपने आप से, एंड लव, और प्यार करने के लिए, ऑल ह्यूमन काइंड, सारी मानव जाति को। यानी इंटेलेक्चुअल ब्यूटी ने पीबी शैली को इस तरीके से बांध दिया है कि वो अपने आप से तो डरे। अपने आप से मतलब अपनी इग्नोरेंस से, अपनी डार्कनेस से, अपनी एरोगेंस से, अपने घमंड से, अपने अज्ञान से, अपनी बुराइयों से डरे, और सारी इंसानियत को, सारी मानवता को प्यार करे। और ऐसा ही होता है, जब आपके अंदर इंटेलेक्चुअल ब्यूटी होती है
तो आप सारी इंसानियत को प्यार करते हैं, सारी मानवता को प्यार करते हैं। और मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि जो इंडियन फिलॉसफी है, भारतीय दर्शन है, वो हमेशा से कहता आया है वसुधैव कुटुंबकम। सारी धरती, सारा संसार हमारा कुटुंब है। वसुधैव मतलब वसुधा मतलब कि धरती, और कुटुंबकम मतलब हमारा कुटुंब, हमारा फैमिली है, हमारा परिवार है। तो जब पोइट को इंटेलेक्चुअल ब्यूटी का एहसास हुआ, बौद्धिकता का एहसास हुआ, तो सारी दुनिया उसे अपनी लगने लगी, सारी दुनिया से वो प्यार करने लगा। आपने देखा कितनी खूबसूरत पोइम थी। और अगर हम पोइम के स्ट्रक्चर की बात करें तो 7 स्टेंजाज हैं, और हर स्टेंजा में देखिए लाइंस कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और राइम स्कीम अगर देखें तो देखिए सेरेन, इसको हम ए लिखेंगे, हारमोनी है, फिर इसको बी नाम देंगे, स्काई इसको भी बी कहेंगे, सीन इसको फिर से ए कहेंगे, बीन इसको भी ए कहेंगे, ट्रुथ सी हो गया, यूथ सी हो गया, सप्लाई फिर से बी हो गया, क्योंकि देखिए स्काई से राइम कर रहा है सप्लाई, स्काई सप्लाई बी हो गया, दी डी हो गया, फिर से डी हो गया, बाइंड ई हुआ, और काइंड ई हुआ। तो यही राइम स्कीम है जो सारे स्टेंजाज में है। टोटल 7 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा में 12 लाइन्स हैं, तो टोटल लाइन्स हुई 84। ढेर सारी सिमिलीज हैं, देखिए जैसे कि इसी स्टेंजा में आप देखेंगे, विच लाइक द ट्रूथ ऑफ नेचर ऑन माई पैसिव यूथ डिसेंडेड। तो लाइक द ट्रूथ ऑफ नेचर कंपैरिजन किया है इंटेलेक्चुअल ब्यूटी का ट्रूथ ऑफ नेचर के साथ। तो जहाँ दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है जिनमें एटलीस्ट एक सिमिलरिटी होती है, तब वहाँ फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होती है। कई जगह पोइट ने एम्फेसाइज करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया है, जैसे इस स्टेंजा में स्पिरिट का था, इससे पिछले वाले स्टेंजा में लवलीनेस का था। बहुत सारी स्वीट इमेजेस हैं, देखिए जैसे इसमें स्टारलाइट वुड, जैसे आपके सामने सजीव हो उठा एक जंगल जिस पर सितारों की रोशनी हो, तो सितारों की रोशनी से नहाया हुआ जंगल, ये एक इमेज है, विजुअल इमेज है। यहाँ देखिए कि स्वीट टाइम व्हेन विंड्स आर वूइंग, स्वीट टाइम व्हेन विंड्स आर वूइंग, कितना सुंदर एलिटरेशन भी है। और हवाएं जैसे वूइंग, कितनी खूबसूरत इमेजरी है, जैसे कि मतलब किसी को प्यार करना, किसी को शादी के लिए मनाना, तो जैसे हवाएं हर चीज़ को ऐसे छूकर चलती हैं। इतनी मीठी तो हवाएं होती हैं जब वसंत का मौसम होता है, जब स्प्रिंग सीज़न होता है, और वो हर चीज़ को ऐसे छूकर चलती हैं जैसे प्यार कर रही हों, जैसे शादी के लिए मना रही हों किसी को। तो बहुत ब्यूटीफुल इमेजरी है ये, और साथ में एलिटरेशन भी है। और यहाँ देखिए 4th स्टेंजा में आपने देखा था लव, होप एंड सेल्फ एस्टीम, प्यार, उम्मीद और आत्माभिमान, ये सभी कैपिटल से लिखे हुए हैं तीनों, और तीनों को पर्सोनिफाई किया गया है। और साथ में बताया कि ये आते हैं लाइक क्लाउड्स डिपार्ट एंड कम, बादलों की तरह आते हैं जाते हैं। आपने आकाश में देखा होगा बादल कभी आते हैं कभी उड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे ही जीवन में कभी प्यार आता है, कुछ लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे नफ़रत भी करते हैं, या जो हमें प्यार करते हैं वो ही कुछ समय बाद प्यार नहीं करते हैं। तो उम्मीद है, कभी तो जीवन में उम्मीद ही उम्मीदें दिखाई देती हैं। एक बार जब कभी किसी एग्ज़ाम में आप फेल हो जाते हैं तो आप नाउम्मीद हो जाते हैं, आप निराशा से भर जाते हैं। तो ये होप है, ये भी जैसे कभी आई कभी चली गई बादलों की तरह। सेल्फ एस्टीम, आत्माभिमान, यानी कभी तो अपने आप पे आपको बहुत गर्व होता है, आप अपने आप से बहुत खुश होते हैं, और कभी ज़रा सी असफलता मिल जाती है, आप अपने आप से नाराज़ हो जाते हैं, और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कि अपने आप को ख़त्म ही कर देते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी इमेज है कि बादलों की तरह ये आते हैं और चले जाते हैं। ये सिमिली भी है, लाइक क्लाउड्स, तो कंपैरिजन है।
और देखिए यहाँ भी एक सिमिली है, लाइक डार्कनेस टू अ डाइंग फ्लेम। तो सिमिलीज तो पूरे पोइम में भरी पड़ी हैं। हर स्टेंजा में जो भी स्टेंजा आपके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए आए, आपको उसमें से सिमिलीज, एलिटरेशंस, मेटाफर्स ये सब छांटने हैं और नीचे क्रिटिकल कमेंट्स में लिखने हैं। और क्रिटिकल एप्रिशिएशन आए तो भी हर स्टेंजा की लिटरेरी ब्यूटीज़ आपको लिखनी है उसमें। और ये फर्स्ट स्टेंजा आपने देखा था, इसमें तो सिमिलीज भरी हुई हैं पूरे में, लाइक मून बीम्स, लाइक ह्यूज एंड हार्मनीज, लाइक क्लाउड्स, लाइक मेमोरी, लाइक ऑट दैट फॉर इट्स ग्रेस। तो पूरी पोएम के हर स्टेंजा में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। मेरी वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो जाती है और अगर मैं इसमें और ज़्यादा लिटरेरी ब्यूटीज़ आपको छांटने लगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोगों की कभी कभी शिकायत रहती है कि मैम वीडियो बहुत लंबी होती है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक तो पोइम को बहुत अच्छे से आपको माइन्यूटली पढ़ना है, एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। दूसरा, जब आप एक्सप्लेनेशन लिखें तो आपको बहुत एलेबोरेट करना है चीज़ों को, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करना है अच्छे से, और लिटरेरी ब्यूटीज़ ज़रूर लिखनी है क्रिटिकल कमेंट्स में नीचे। तो इसके साथ ही हम ये वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।